वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आपकी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज। थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें से हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 3 चैप्टर हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हैं एंड 3 चैप्टर ही हमने आपकी पॉलिटिकल साइंस के कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू द सितंबर एग्जाम्स जो भी हमारे पास अभी तक डिटेल्स हैं उसके हिसाब से आपका ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आपका मैप वर्क रह जाएगा। तो इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिए, कंट्री साइड रूल में क्या चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जो अपनी आसपास का इलाका होता था या जो ज़मीनें होती थी या जो दूसरा टेरिटरीज़ होती थी, किस तरीके से राजा महाराजा जो होते थे वो उस पर कब्जा करते थे, उस पर भी रूल आउट करते थे। इस तरीके से आपको ये चीज़ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ, अपनी जो बुक्स हैं उनको खोल के रखिएगा। आपकी बुक से मैं वो आपका चैप्टर रीड कर रही हूँ। द कंपनी बिकम्स द दीवान। On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of the Bengal. क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्प्रर अपॉइंटेड, मुगल एम्प्रर का रूल चलता था, उन्होंने दीवान ऑफ द बंगाल एज ए ईस्ट कंपनी को अपॉइंट किया। The actual event most probably took place in the Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indian as witness। जिस तरीके के भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी इंडियन एज अ विटनेस काम करते थे और ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस में वो परफॉर्म की जाती थी। But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was the commissioned by the Clive to record the memorable event in the Clive's life. The grand of Diwanis clearly The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination। यानी कि उस दिन का जो मेमोरेबल चीज़ें थी वो अपने आप में मतलब बहुत यादगार चीज़ें होने वाली थी, इसलिए जो राजा थे वो उसको रिकॉर्ड करना जाना चाहते थे, इसीलिए पेंटर को बुलवाकर, पहले इस तरीके की चीज़ें तो होती नहीं थी कि हम लोग कैमराज में या मोबाइल फ़ोन्स में रिकॉर्ड कर ले, तो जो भी सीन होता था वो एक पेंटिंग में रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। एज द दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि जो भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट था वो एज ए इनको दीवान दे दिया गया था। Now it had to think of the administering the land and the organizing its revenue resources। अब क्या सोचना था कि लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि फाइनेंस तो वहीं से ही होगा ना, रेवेन्यू होता है जो भी इनकम आप अर्न करते हो, तो रेवेन्यू जब फाइनेंस को कंट्रोल करना है तो आपको रेवेन्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपका इनकम का सोर्स है। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company, कि उनके अपने खर्चों को पूरा कर सके, इस तरीके से उनको रेवेन्यू का अरेंजमेंट करना था। A trading company had also to ensure that it would buy the products it needed and sell what it wanted। मतलब कि क्या करेगी ट्रेडिंग कंपनी, जो दीवान कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि ये सामान बेचेगी भी और सामान खरीदेगी भी जिस तरीके की इनको रिक्वायरमेंट होगी। Over the year, the company also learned that it had to move with some cautions. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside। यानी कि जो लोग यहाँ पर रूल आउट कर चुके हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इनको चलना पड़ेगा। And enjoyed authority and prestige। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। यानी कि जो वहाँ पर लोकल पावर्स है उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा बट उनको आप हटा नहीं सकते हो वहाँ पर कंट्रोल करने से। How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of the people and produce crops it wanted। किस तरीके से कंट्री साइड पे इन्होंने रूल आउट किया है, किस तरीके से इन्होंने अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया है, लोगों के राइट्स को रीडिफाइन मतलब कि दोबारा से उनको डिफाइनिंग किया है, एंड किस तरीके से इन्होंने अपनी क्रॉप्स को उगाया है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनकम का सोर्स क्या होने वाला था कंपनी का। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल वॉज इटसेल्फ प्राइमली एज अ ट्रेडर। मतलब दीवान तो बन गए थे, ऑर्गेनाइजर्स, रूल आउट, अथॉरिटी मिल गई है, बट खुद भी आज भी एक व्यापारी के तौर पर काम कर रहे थे। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। मतलब कि लार्ज रेवेन्यू चाहते थे बट इनका कोई अच्छे से रेगुलर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं बन रहा था।
The effort was to increase the revenue as much as could and buy the fine cotton and silk as cloth as cheaply as possible. ये क्या करना चाहते थे, अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना चाहते थे और कपड़ा खरीदना चाहते थे मार्केट में जितना भी सस्ता इनको मिल रहा था. Within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled. मतलब कि जो भी इन्होंने सामान खरीदा है उसकी जो प्राइस थी, उसकी कॉस्ट थी, वो डबल हो गई थी. Before 1865 the company had purchased goods in India by importing गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. इन्होंने क्या किया था, कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया से गुड्स परचेज करने शुरू कर दिए. परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन. और क्या किया, ब्रिटेन और गोल्ड वहाँ से सिल्वर इंपोर्ट कराया. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. अब उनके पास मतलब इतना अच्छा व्यापार चल रहा था उनका, अब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो बिजनेस था वो लोग अच्छे से मूव ऑन कर रहे थे. Soon it was clear that Bengal company was facing a deep crisis. अब चल तो रहा था बट क्या चीज़ें थी, जो एक्सपोर्ट की चीज़ें थी वो बहुत कम थी और बहुत कम रेवेन्यू आ रहा था, जिससे ज़्यादा इम्पोर्ट जो था वो ज़्यादा था. इसकी वजह से डीप क्राइसिस फेस करने पड़े. Artisans were deserting villages since they being forced to sell their goods to the company at low prices. अपना सामान, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, पैसे नहीं थे तो लोगों से कम कीमत पर वो सामान खरीदना शुरू करना चाहते थे. Peasants were unable to pay the dues that the being demanded from them. Australians production was in decline. प्रोडक्शन जो था अब कॉस्ट डिक्लाइन होना ही था. कल्टिवेशन शो साइन ऑफ कोलैप्स, और बंद होने के चांसेस हो गए थे. देन इन 1770 अ टेरिटोरियल फेमाइन किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. क्या हुआ वहाँ पर 10 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे ड्यू टू दिस क्राइसिस. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट. और एक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वहाँ से निकल चुकी थी, वहाँ से छोड़ चुकी थी. तो ये हमने रेवेन्यू का पढ़ा था कि किस तरीके से कोशिश की गई थी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की, बाहरी देशों से बिजनेस बनाने की, बट अनलकीली क्या हुआ, वो फेल हो गई इस चीज़ में और मतलब कि उल्टा हो गया सारा कुछ. वो कहाँ अपने बिजनेस को लेके हाइट्स पर जाना चाहते थे और वो अपने लोएस्ट पॉइंट्स पर आ गए थे. तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, या अगर हमारी इंग्लिश का जो काम है अगर वो जल्दी से समअप हो गया तो हम इसको लाइव क्लास में भी कंप्लीट कर लेंगे.